हेलो बच्चों, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ऑफ द साइंस पर। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो स्थान घेरता है, जिसका अपना मास होता है, वॉल्यूम होता है और जिसको हम अपने 5 सेंसेस के जरिए फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, वो प्योर है या नहीं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। तो अब प्योर की डेफिनेशन क्या है? देखो, प्योर हम क्या मानते हैं, मान लो जैसे कि हम चाय पी रहे हैं और जब तक कह सकते हैं चाय कह सकते हैं उसमें कोई मक्खी नहीं गिर जाती, कोई मच्छर नहीं गिर जाता, तो हमें क्या लगता है कि हाँ, चाय प्योर है। ऐसे ही मान लो हम क्या करें, दूध पी रहे, दूध में मक्खी गिर गई तो हमें क्या लगने लग जाएगा कि वो इम्प्योर हो गया है। लेकिन एक्चुअल में प्योर इम्प्योर को ये चीजें डिफाइन नहीं करती। जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अब जैसे कोई दूध जो होता है, दूध हमें क्या लगता है, एक प्योर सब्सटेंस लगता है। लेकिन दूध जो होता है वो प्योर नहीं होता है। वो उसमें अकेला दूध नहीं होता, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, वाटर होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दूध में मिली हुई होती हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर का मतलब क्या है? अगर कोई चीज प्योर है तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है तो वही चीज क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्योर होती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस इज दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो कई तरह से आता है, जैसे कि 24 कैरेट जो होता है वो गोल्ड, उसको हम क्या मानते हैं? प्योर मानते हैं। 22 कैरेट जिसको ज्वेलरीज और 18 कैरेट को जिसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको प्योर नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है। अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो वो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे गोल्ड के होते हैं। लेकिन अगर हम 22 कैरेट की बात कर लेते हैं तो वहां पर सिर्फ क्या होता है, गोल्ड के साथ साथ दूसरी मेटल्स जो होते हैं उनको भी मिला दिया जाता है, जैसे कि सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो इन तरह की मेटल्स को उसमें मिला दिया जाता है उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। तो अब जो 20 सेम इन द सेम वे किसमें, ये 18 कैरेट में भी यही किया जाता है। तो अब हम समझे कि प्योर क्या होता है। 24 कैरेट जो होता है जिसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल है वही प्योर होगा। 22 या फिर 18 कैरेट के जो गोल्ड होता है, जो उनकी जो ज्वेलरीज होती है वो प्योर नहीं होती है। तो समझे मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस वही होगा जो सिंगल तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, उसे क्या कहते हैं? हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैटर को जो है डिफाइन किया गया है टू वेज में, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, तो जो प्योर है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इम्प्योर क्या होता है? देखो, इम्प्योर क्या हो जाएगा? प्योर को हमने क्या पढ़ा कि जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो। तो इम्प्योर क्या हो जाएगा? जो एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो वो क्या हो जाएगा? हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। और अब इन्हीं इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा कि एनी मैटर दैट इज फॉर्म ऑफ मोर देन 1, 2 और 3 प्योर कंपोनेंट्स, उसे क्या कह देंगे? हम मिक्सचर कह देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा इम्प्योर जो सब्सटेंस हो जाएगा, जो कि एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मिल्क की बात कर रहे थे, तो मिल्क जो होता है वो हमारा क्या आ जाएगा? मिक्सचर में आ जाएगा। क्योंकि मिल्क मिल्क में सिर्फ कह सकते हैं दूध ही नहीं होता, उसमें फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर होता है। तो वो क्या आ जाएगा? मिक्सचर के एग्जाम्पल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मिक्सचर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्या किया
जैसे कि ये कह सकते हैं सी वाटर है, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं इम्प्योरिटीज होती हैं, साल्ट्स होते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा मिक्सचर में आ जाएगा। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो उनको क्या हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हम क्या करेंगे, साल्ट को डिसॉल्व कर देंगे 1 स्पून को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, 1 स्पून जो शुगर है उसको ऐड कर देंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मिक्सचर होते हैं बेटा वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो समझो, क्या होता है कि हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और उसमें हमने क्या किया, साल्ट के कुछ 1 जो टेबल स्पून है साल्ट को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, ये हम यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पानी है, और इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड कर दिया किसको, साल्ट को, ठीक है। तो जब हमने साल्ट को इसमें ऐड किया तो थोड़ी देर बाद जब हमने इस मिक्सचर को रोड से स्टीर किया, ग्लास रोड से, तो जो साल्ट है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। यानी कि जैसे ही साल्ट को हमने इसके अंदर घुमाया, स्टीर किया, तो अब हम कह सकते हैं साल्ट के और वाटर के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि हाँ यहाँ पर देखो ये साल्ट है ये पानी है, नहीं, ऐसे हम इनके पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसी ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, अ मिक्सचर which has a uniform composition throughout the time or process is called homogeneous mixture, ठीक है। तो ये यहाँ इसकी डेफिनेशन हो जाएगी उसे क्या कहते हैं, हम होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम अगर साल्ट को वाटर में डालेंगे, शुगर को वाटर में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आपको होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया होगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो उसका जो टेक्सचर जो होता है, उसका जो टेस्ट जो होता है, उसकी जो कंपोजिशन जो प्रॉपर्टी होती है, वो थ्रू आउट द टाइम प्रोसेस क्या रहे, सेम रहे, उसी को क्या कहते हैं, हम होमोजेनियस कहते हैं। जैसे कि अब देख लो, हम माने क्या किया, हमने नींबू पानी बनाया, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा बहुत साल्ट भी डाला है, शुगर भी डाला है, लेमन जूस भी डाला है, वाटर भी है उसमें। अब हम उसको जैसे हम स्टिर करेंगे, तो जब हम उस ग्लास को देखेंगे, तो हमें क्या कहीं पर भी कह सकते हैं नींबू के पार्टिकल अलग नहीं दिख रहे, शुगर के पार्टिकल अलग नहीं दिख रहे, ना ही साल्ट के पार्टिकल अलग दिख रहे, ना ही वाटर के। हमें वो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, वो मिक्सचर है ना। अब जब जब उसको हम पिएंगे, पीने लग जाएंगे, तो पीने के दौरान भी हमें उसका जो पूरा जो टेस्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि शुरुआत में हमें वो बहुत मीठा लग रहा है, बीच में हमें वो खट्टा लगने लगा है और लास्ट में हमें वो नमकीन लगने लग रहा है। तो ठीक है, यही क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो उसकी कंपोजिशन जो होती है सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। कंपोजिशन क्या होता है, जिससे वो चीजें मेड अप ऑफ होती हैं, बनी हुई होती हैं, वही उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो क्या करते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर के लिए, क्या करते हैं, हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसके अंदर मैं क्या डाल दूं, ऑयल डाल दूं। अब बताओ, क्या हम ऑयल के पार्टिकल्स और ग्लास ऑफ जो वाटर है उसके पार्टिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या हम उनकी बाउंड्रीज को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑयल क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लो करता है, तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या है, ऑयल है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है ग्लास का उसमें क्या है, वो वाटर है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करते हैं, हमने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर में क्या किया, मैंने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून मैंने क्या किए, सैंड पार्टिकल्स के डाल दिए। अब उसको हम थोड़ी देर ग्लास रोड से स्टीर करेंगे, तो क्या जो हमारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो उसमें क्या घुलते तो है नहीं वो, ठीक है। तो क्या वो पूरा उसमें ऐसे फैल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगा कि हम उनके पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
क्या होगा, हम इजीली कह सकते हैं सैंड के पार्टिकल्स और वाटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को, उनको अलग अलग देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब क्या है, जैसे कि दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या किया, शुगर के पार्टिकल से लिए, चीनी को ले लिया और चीनी में हमने नमक को डाल दिया, ठीक है, या फिर चीनी में हमने क्या किया, दूसरी चाय पत्ती को डाल दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। यानी कि जब जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस के पार्टिकल होते हैं, उनको जब हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में मिजिबल नहीं हो पाते और उनकी बाउंड्रीज को हम इजीली देख पाते हैं कि हाँ, ये चाय पत्ती है और ये चीनी के पार्टिकल्स है, तो वही क्या होता है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कि जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना रहे, सेम ना रहे थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द प्रोसेस, और कैसा रहे उसका कंपोजिशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कह सकते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं उनके पार्ट्स, और वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म जिसकी कंपोजिशन हो। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स का मतलब है कि देखो, जैसे हमने चीनी में चाय पत्ती को मिक्स किया तो हम चाय पत्ती को अलग देख पाते हैं और चीनी के पार्टिकल्स को अलग देख पाते हैं। अब उनकी कंपोजिशन भी कैसी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वो थ्रू आउट द टाइम एक जैसा नहीं रहेगा। कैसे एक जैसा नहीं रहेगा, देखो कहीं पर तो क्या होगा, चीनी के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, पत्ती के कम होंगे, कहीं पर पत्ती के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और चीनी के पार्टिकल्स कम होंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे कि दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या किया, आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर रखा है, ठीक है। ऑयल और जो वाटर का जो मिक्सचर है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक क्या हमारा, वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, होमोजेन। अब देखो हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस क्या होता है ना, जिसका यूनिफॉर्म क्या रहे थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहे, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो जैसे हमने क्या किया, अभी अभी हम नींबू पानी की बात कर रहे थे, लेमनेड जिसे हम बोलते हैं, हमारे डेली लाइफ में हम पीते रहते हैं, खासकर गर्मियों में। तो क्या किया, हमने क्या किया, नींबू पानी बनाया। तो नींबू पानी को जब हमने बनाया था तो हमने उसमें 4 अलग तरह के पार्टिकल्स, चीजें जो उसमें डिसॉल्व की थी, डाली थी। जैसे कि हमने शुगर को लिया, साल्ट को लिया, हमने लेमन जूस को लिया और वाटर को लिया, ठीक है। ये 4 अलग-अलग तरह की चीजें हो गई। जब हमने उनको सभी को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करने के बाद जब उसको हम देख पा रहे हैं तो हर जगह वो हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब उसको हम पी रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें उसका जो टेस्ट है थ्रू आउट द प्रोसेस क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम क्या, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल एयर है, एयर क्या होती है, वो भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो होता है वो कई तरह से बन सकता है, जैसे कि हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम जैसे कि हम सॉलिड को सॉलिड में मिला दें, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, और गैस को लिक्विड में मिला दें, गैस को गैस में मिला दें, सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, तो इन सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को जब हम एक दूसरे में मिला देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें कह सकते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है जो कि अबंडेंस मात्रा में है, और दूसरे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यानी कि बहुत सारी गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में मिली हुई हैं। तो इन सभी गैसेस का मिक्सचर, लेकिन देखो एयर हमें देखने में क्या क्या कैसी लगती है, ट्रांसपेरेंट लगती है ना। उसको हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाते ना कि हाँ देखो इस जोन में ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि देखो कई बार आंधी आती है, तो आंधी से क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, हवा के साथ उड़कर आते हैं। तो उस केस में जो एयर हो जाएगी ना, वो क्या होगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम सैंड पार्टिकल्स को इजीली हवा में देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में तो हमने बहुत सारे ले लिए, जैसे कि पानी में हमने चीनी को डाल दिया, पानी में हमने नमक को डाल दिया, वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल्स हो जाएंगे। आगे हम देख रहे हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं बेटा, अभी देखो हम जो बना रहे हैं ये क्या हमारे मिक्सचर्स हैं। अगर हम
क्या करें, एक मेटल को दूसरी मेटल में मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, हमारा एलॉयज बन गया। अब सिर्फ मेटल मेटल से एलॉयज नहीं बनते, हम एक मेटल को भी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, हमारा एलॉय हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में, तो जो गोल्ड होता है 24 कैरेट, वो तो हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, उसमें कौन सा आ जाएगा, हमारा जो 18 कैरेट गोल्ड होता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ गोल्ड नहीं होता, गोल्ड के साथ साथ दूसरी मेटल्स भी मिली होती हैं, सिल्वर मिला होता है, कॉपर मिला होता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एलॉय हो जाएगा। तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल और नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अब देखो, जब गोल्ड में जो है कॉपर या सिल्वर को मिलाया जाता है, तो क्या हम उनको इजीली बाय फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं ना। फिजिकल मेथड्स क्या होता है, जैसे कि हैंड पिकलिंग, हाथ से छाटना या फिर छलनी से छालना, फिल्टर करना, ये सारे इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो हम इनको फिजिकल मेथड से डिफरेंशिएट या फिर कह सकते हैं अलग नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते, तो ये क्या होते हैं, हमारे एलॉयज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ब्रास का। ब्रास क्या है, एक एलॉय है जो कि किसका बना होता है, जिंक और कॉपर का बना होता है, जिसमें 30% जिंक होता है और 70% क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है बेटा, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है सोलवेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो सोल्यूट क्या होता है कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सोलवेंट में डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम सोल्यूट बोलते हैं। और सोल्यूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, मोस्टली। ठीक है, अगला जो है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है कि वो कंपोनेंट जो कि क्या हो जाता है, जो दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, वो क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। और जो सोलवेंट जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली सॉल्यूशंस में लार्जर अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप, नहीं समझे तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सारा इसकी यहाँ पर ये डेफिनेशन वगैरह दे रखी है। देखो क्या करते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, यानी कि हम क्या करते हैं, 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून क्या करते हैं, शुगर की डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो जाता है, जो घुल जाता है, तो यहाँ पर घुला कौन है, शुगर घुला है ना। तो शुगर क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूट हो जाएगा। और दूसरा क्या बताया था कि सोल्यूट जो होता है वो लगभग क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर पानी तो हमारा 1 ग्लास है और शुगर क्या है, सिर्फ 1 चम्मच, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, कम अमाउंट में हो गई ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूट हो जाएगा। तो सोलवेंट हमने क्या बताया, जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। तो जो शुगर है वो किसके अंदर घुल गई, पानी के अंदर घुल गई, तो यानी कि पानी जो है, वाटर जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन का। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है एक तरह का सॉल्यूशन है, जिसको कैसे बनाया जाता है, जब हम अल्कोहल में क्या करते हैं, 2 to 7% जो होते हैं आयोडीन को अगर डाल देते हैं, उसमें डिसोल्व कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है, एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। फिर है एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो हम पीते हैं, कोका कोला हो गई, हम कह सकते हैं ये मिरिंडा हो गई। तो ये जो ड्रिंक्स है इनमें क्या होता है, देखो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन जैसे हम इनको खोलते हैं ना, तो एकदम से साउंड आती है और या फिर कह सकते हैं गैस जो होती है वो बबल्स के रूप में बाहर आती है। तो इनमें क्या होती है, CO2 गैस को प्रेशर के साथ फिल किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एक तरह से गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पर जो गैस है वो थोड़ी अमाउंट में है, तो गैस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सोल्यूट हो जाएगा। और वाटर यानी कि जो लिक्विड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। अगले में जा सकता है एयर। एयर का हमें पता है वो क्या, एक मिक्सचर है गैस इन गैस का, इसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं। अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम, दो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनको ले लेते हैं, जैसे कि एक तो ऑक्सीजन हमें पता है 21% में पाई जाती है और जो नाइट्रोजन होती है वो 78% में पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लार्ज अमाउंट में कौन सा हमारा नाइट्रोजन है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा। और जो लेस अमाउंट में है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है
वो है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उनका जो साइज जो होता है वो डायमीटर में कितना होता है, 1 नैनोमीटर। जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी कि इतने छोटे होते हैं बेटा कि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें कह सकते हैं टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत होती है। अब देखो जब चीनी पानी में घुल जाती है तो उसके बाद क्या हम चीनी के पार्टिकल्स को देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना, लेकिन होती तो है ना चीनी उसी के अंदर। तो वो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगला जो पॉइंट है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज of particles they do not scatter beam of light passing through a solution। ये क्या कह रहा है कि अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर जो लिया उसमें हमने चीनी को डिसोल्व कर दिया, वो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब इस पे हम टॉर्च से क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, तो जो लाइट का जो पाथ है वो हमें ग्लास में विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, देखो क्या होता, तुमने कभी देखा होगा, मान लो हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और कहीं पर कमरे में कहीं पर मतलब कह सकते हैं दरवाजे से या कहीं से कोई छोटा सा छेद है और वहां से सनलाइट आ रही है, तो आपने उस लाइट के पाथ को रूम में आते हुए देखा होगा, और उसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसीलिए हमें वो लाइट का पाथ विजिबल होता है। तो हम उन पार्टिकल्स को भी तो देख पाते हैं ना, उनका साइज कुछ बड़ा होता है तभी वो उसको स्कैटर कर पाते हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को ही नहीं देख पा रहे तो लाइट को कैसे देख पाएंगे, समझ गए। यानी कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कि वो जो लाइट उन पे हम डाल रहे हैं टॉर्च की हेल्प से, वो उसके पाथ को विजिबल नहीं कर पाते। तो इसीलिए कह सकते हैं पाथ ऑफ द लाइट जो होता है वो क्या होता है, नॉट विजिबल होता है इन द सॉल्यूशन। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैंने अभी बताया था क्या होता है, फिजिकल मेथड्स होते हैं, नॉर्मल मेथड्स जो होते हैं हमारे उनको हम फिजिकल मेथड्स बोलते हैं, जिसमें क्या है, फिल्ट्रेशन। यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो क्या बेटा, आपने चीनी में पानी में क्या कर दिया, चीनी को डिसोल्व कर दिया, क्या आप अब छान कर चीनी को पानी से अलग कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वही उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। अगला पॉइंट ये क्या कर रहा है कि अगर मान लो हमने क्या किया, जैसे शुरुआत में हम क्या करते हैं, जैसे हमने चीनी डाली, हम जो उसको चम्मच से क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि वो उसमें डिसोल्व हो जाए। तो जब हम उसको वो पूरी तरह से डिसोल्व हो जाता है, हम क्या करें, मान लो अब उसको हम घुमाना हम छोड़ देते हैं, हम चम्मच को बाहर रख देते हैं, तो क्या वो जो चीनी है वो वापस से अपनी कह सकते हैं पहले वाली स्टेट में आ जाती है, नहीं आती ना। तो इसी का मतलब क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो पहले वाली स्टेट में नहीं आता। तो इसीलिए सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम स्टेबल बोलते हैं, कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, आगे हम देखने जा रहे हैं क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है उसमें कितनी अमाउंट जो सोल्यूट की है वही क्या है, एक्चुअल में एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है वही क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है, समझते हैं। क्या किया हमने, क्या किया, मान लो हमने क्या किया है, दो एक नींबू है उसको पूरा हमने क्या कर निचोड़ लिया। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया है, ड्रॉप वाइज कुछ पानी की बूंदे डाल दी, 5-6 बूंदे हमने डाल दी। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो हमारा एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी कि कह सकते हैं जहां पर एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है और एक बिल्कुल माइनर में है जो हमने लिया है। जैसे कि लेमनेट जो हमने बताया, नींबू पानी जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अकेला नींबू जिसमें पानी की 2-4 बूंदे हमने डाली हैं, जो चम्मच में हमारे पास है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे बनाए गए हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोलवेंट, तो वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, और अगर किसी सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा
बहुत कम है एज कंपेयर टू द सोलवेंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया, जो नींबू पानी जो होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर एक चम्मच में हमने सिर्फ नींबू को निचोड़ा है और उसमें दो तीन बूंदे जो पानी की डाली है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे है यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, की सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called saturated solution। समझ में आया क्या होता है, देखो समझते हैं क्या है। ये मान लिया हमने एक जो ग्लास ऑफ बीकर लिया है उसमें हमने क्या किया, चीनी को डाला है, ठीक है, और हम उसको क्या करें, ग्लास रोड से घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं और चीनी को डालते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं और उसको डिसोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब तक वो जो बीकर है हमारा, जो उसमें वाटर जो है, वो वाटर जब तक उस चीनी को अपने अंदर घोल रहा है, घोल सकता है, वही क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। समझ में आया, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एक सॉल्यूशन कितनी, जितनी ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट है सोल्यूट के अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है, वही क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन अदर वर्ड्स क्या है, वे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वही होगा, देखो जितनी ज्यादा से ज्यादा वो डिसोल्व कर सकता है। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद हम अगर और ज्यादा चीनी उसमें डालेंगे तो वो डिसोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो वही उस सॉल्यूशन का क्या को कौन सा पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट, और उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved is called saturated solution at a given temperature। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस गिवन टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वही क्या है, उसका उसकी सोल्यूबिलिटी है। तो सोल्यूबिलिटी समझ में आई, सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेशन लेवल हमने क्या बताया कि एक पॉइंट जिसके बाद हम और ज्यादा शुगर उसमें डिसोल्व नहीं कर सकते, वो क्या होता है हमारा सैचुरेशन लेवल, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब सैचुरेटेड यानी कि किसी सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले जो हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सैचुरेटेड जो पॉइंट है किसी सॉल्यूशन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय गिविंग देम हीट और टेम्परेचर, उसका इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी यानी कि कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन जो है वो समझ में आया, वो क्या होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट एनी टेम्परेचर इन ए सॉल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, तो वही क्या होती है, उसकी सोल्युबिलिटी होती है। और इसी सोल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग तरह से जो कह सकते हैं सॉल्यूशंस में डाली जाती है, जैसे कि ये कह सकते हैं हम मास बाय मास से भी डाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो जो पहला जो फार्मूला यहाँ पर दे रखा है कंसंट्रेशन का, वो क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी भी, कि पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, वही क्या है, उसकी कंसंट्रेशन। तो फार्मूला भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज का जो कंसंट्रेशन की जो परसेंटेज है उसका फार्मूला बाई मास जो परसेंटेज है। ठीक है, अगला जो हमारा वो क्या है, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है, वही क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए फिर से क्या कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, वो क्या है,
ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। देखो कॉमन साल्ट आ गया, इसका मतलब ये 40 ग्राम जो हमें गिवन है वो क्या है, हमारा सोल्यूट है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर हमारा यहाँ पर क्या है, सोलवेंट है। तो देखो सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। उन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर हमें सोल्यूट की अमाउंट दे दी, ठीक है, और किसकी दे दी, वाटर यानी कि सोलवेंट की भी अमाउंट दे दी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन का मास निकालना चाहें तो क्या हम वो निकाल सकते हैं। देखो दोनों जो चीजें हमें वो किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है वो किसके टर्म्स में करनी है, मास बाय मास परसेंटेज के केस में, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, मास बाय मास का। तो मास बाय मास का जो फार्मूला था वो क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दिया गया है, 40 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, अगर हम सोल्यूट के मास को सोलवेंट के मास में ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जब हम इनको ऐड किया तो ये क्या हो गया हमारा 360। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40, तो 40 अपॉन 360 इंटू 100 ये क्या आ जाएगा 11.11%, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास इनटू मास बाय मास, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। व्हाट इज सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।